Hello everyone, welcome back to the classes of Abhay sir. I am back with a new video, new concept from the chapter gravitation for class 9. It is the most interesting topic. ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अगर आप इस चैप्टर को पढ़ेगा तो आपको इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही मजा आने वाला है इसके अंदर, है ना. तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को. चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता रहा हूं जो आपने बहुत बार इस स्टोरी को सुना होगा. तो चलिए हम आपको इसको रिकॉल कर देते हैं. अब ध्यान से देखिए, आपको एक इमेज दिखाई दे रहा होगा. ये जो इवेंट, ये जो घटित हुई थी वो 1665 में ये इवेंट घटित हुई थी इंग्लैंड में. हुआ क्या था कि एक एप्पल ट्री के नीचे एक शख्स बैठा हुआ था. तो हुआ क्या कि एक एप्पल अचानक क्या हुआ, टूटकर उसके सर पर आकर गिर गया. तो ये हमारे लिए क्या है, ये एक कॉमन बात है, ये हमारे लिए आम बात है कि कोई भी चीज आखिर गिरेगी तो वो नीचे ही आएगी. तो ये हमारे लिए तो ये आम बात है, लेकिन ये जो शख्स बैठा हुआ था वो आम आदमी नहीं था. इट इज द मोस्ट ब्रिलियंट साइंटिस्ट विच नेम इज आइजक न्यूटन. क्या नाम था उनका? आइजक न्यूटन. तो उन्होंने इसके बारे में बहुत सोचा कि आखिर ऐसा हो रहा है कि कोई भी चीज ऊपर से गिरती है तो वो नीचे आती है. सिर्फ इसी केस में नहीं, और भी हमारे साथ बहुत सारे, हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है. जैसे मान लीजिए कि अगर कोई बैट्समैन किसी बॉल को हिट करता है तो हिट करने के बाद जब वो बॉल वापस ग्राउंड में आएगी तो आखिर वो ग्राउंड में क्यों गिरती है, या रेनफॉल होता है तो वो क्या होती है, ग्राउंड में ही आके फॉल होती है. तो ऐसा क्यों होता है? तो उन्होंने इसके बारे में क्या किया, बहुत बार सोचा, गहन अध्ययन किया इसके बारे में. फिर उसके बाद ये सोचने के बाद उन्होंने एक लॉ दिया. उन्होंने क्या किया, एक लॉ दिया जिसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब देखिए उन्होंने क्या बताया. उन्होंने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है, यूनिवर्स में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट लेते हैं तो एक दूसरे को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है. एक दूसरे को क्या करती है, आकर्षित करती है. तो जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं दो ऑब्जेक्ट की, अगर बात करते हैं तो सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने, एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास मान लीजिए सपोज कैपिटल एम है. एक और ऑब्जेक्ट मैंने मान लीजिए कि एक और ऑब्जेक्ट लेते हैं हम जिसका मास मान लीजिए सपोज स्मॉल एम है. तो उन्होंने बताया कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगी. इन्होंने फर्स्ट बताया था. तो हम इसको लिख लेते हैं. आप लिख लीजिए इसको कि टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास अट्रैक्ट ईच अदर. एक दूसरे को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी. इन्होंने बताया. फिर उन्होंने क्या बताया, यहां पर बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाती है या ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाती है तो कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो क्या अलग फोर्स लग रहा है? ऐसा नहीं है. जो दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, इक्वल फोर्स लगेगा. जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगा रहा है 100 न्यूटन का, और ये भी ऑब्जेक्ट जो है इसमें क्या कितना फोर्स लगाएगी, ये भी 100 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी. मतलब फोर्स चेंज नहीं होता है. जैसे मान लीजिए कि ये मतलब ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा इधर, मान लीजिए डायरेक्शन अगर देखते हैं तो इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन का अट्रैक्ट करेगा. तो हम इसको सेकंड लिख लेते हैं कि दोनों को जो फोर्स लगाएगा वो इक्वल फोर्स लगाएगा. फोर्स ऑन दी बोथ ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑन दी बोथ ऑब्जेक्ट having same value. लेकिन देखिए यहां पर तो फोर्स क्या है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या इक्वल है. लेकिन जो फोर्स लग रहा है उसका जो डायरेक्शन है क्या अलग अलग है. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर है. जो आपने न्यूटन थर्ड लॉ में पढ़ा था इसको हम बोलेंगे क्या, एक्शन रिएक्शन पेयर. इसको हम लिख लेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर. एक्शन रिएक्शन पेयर. फिर उन्होंने बताया कि आखिर जो फोर्स लग रहा है इसका डायरेक्शन किधर होगा. क्या डायरेक्शन की फोर्स इधर लगेगा, ये अगर ये फोर्स है तो क्या इधर फोर्स लगाएगा, या इधर फोर्स लगाएगा, या इधर ये ऑब्जेक्ट है तो इधर फोर्स लगाएगा. ऐसा नहीं है. जो फोर्स लगाएगा वो किसी लाइन के लॉन्ग लगाएगा. जिधर फोर्स लगा रहा है किसी लाइन के लॉन्ग. जैसे मान लाइन के लॉन्ग बोलने का मतलब क्या कि जैसे सपोज कीजिए कि अगर इसका हम लोग सेंटर मान लेते हैं O, इस ऑब्जेक्ट का सेंटर मान लेते हैं O, तो इसको लाइन को जब ज्वाइन करेंगे, देख लीजिएगा थोड़ा फिगर, ये स्ट्रेट जाएगा थोड़ा,
सेंटर पोल लेते हैं, ये थोड़ा स्ट्रेट जाएगा, ये भी अगर इसको भी मिला देते हैं डॉटेड लाइन से, ठीक। तो जो फोर्स लग रहा है इसी लाइन के अलॉन्ग लगेगा, ऐसा नहीं कि ये ऑब्जेक्ट इधर इसको फोर्स लगाएगा या ये ऑब्जेक्ट इधर फोर्स लगाएगा, ऐसा नहीं है। तो हम इसको थर्ड लिख लेते हैं कि फोर्स एक्ट्स along the क्या, लाइन ज्वाइनिंग देम, दोनों के बीच में जो लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, दोनों के बीच में जो सेंटर से लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है, उसी के एक्स क्या होगा, उसके फोर्स लगेगा। तो उन्होंने ये 3 स्टेटमेंट बताया था कि कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेगी, और अट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेगी, इक्वल फोर्स लगाएगी, इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी, इक्वल मैग्नीट्यूड दोनों का होगा, है ना। फिर उन्होंने बताया था कि जो फोर्स लगेगा वो इसी स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग ही हमेशा ये फोर्स लगेगा, ठीक ना। तो चलिए आप इसको लिख लीजिए। तो हमने देखा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो आप इस लॉ से थोड़ा सा एक चीज कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने बताया कि यूनिवर्स में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट है वे दूसरों को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक मार्कर है और ये दूसरा मार्कर है, तो क्या ये मार्कर एक दूसरे को क्या अट्रैक्ट करेगी आपस में? एक्चुअली में नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो मार्कर है, दोनों का जो मास है वो क्या है, वेरी वेरी स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। तो मास छोटा होने के कारण इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो इम्पैक्ट है वो हमको दिखाई नहीं देता है ना। जैसे और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम यहाँ एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए कि मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और आप वहां पर जो बैठे हैं वो भी आप एक तरह का क्या ऑब्जेक्ट है। तो हमारे बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या दिखाई देगा? तो नहीं, क्योंकि हमारे बीच में जो हमारा जो मास है वो उसका जो मास है क्या है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। मास छोटा होने के कारण हमारे दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इम्पैक्ट दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर हम वही बात करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए कि एक अर्थ लिए और दूसरा मून लिए, तो जो अर्थ का जो मास है और जो मून का मास है वो बहुत ही ज्यादा होता है। अर्थ का मास और मून का मास क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका इम्पैक्ट हमको दिखाई देगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए क्या होता है, मास का बहुत ज्यादा होना जरूरी होता है ना। क्योंकि अगर मास कम रहेगा तो उसके बीच में हमको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का इम्पैक्ट दिखाई नहीं देगा। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं 2 ऑब्जेक्ट की, यहाँ पर बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 2 ऑब्जेक्ट मैंने लिया है, इसका सेंटर मान लीजिए हो, इसका मान लीजिए हो, जरूरी है कि ये स्पेरिकल में होगा, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए कि इसका मास m लिए फिर से, और इसका मास स्मॉल m लिए, और दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, इसको डिस्टेंस को हम मान लेते हैं स्मॉल d। तो उन्होंने बताया क्या, उन्होंने बताया कि जो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स जो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के प्रोडक्ट के मास के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। उन्होंने पहला बताया क्या कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस। दैट मीन्स क्या, दैट इज, अगर इसको मैथमेटिकली लिखेंगे तो जो F होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो क्या m इंटू m, ये बताया। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 1। फिर सेकंड में उन्होंने बताया कि अगर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के मास के बराबर, तो उन्होंने सेकंड बताया कि जो फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा दोनों के डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस होगा, है ना। मतलब हम लोग लिखेंगे सेकंड में कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the square of distance between them, to the square of the distance between them। मतलब इसके बीच में जो फोर्स होगा, दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखिए आपने इसको पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए अगर मास को अगर हम बढ़ाते हैं, अगर ये 2 ऑब्जेक्ट का अगर मास को अगर बढ़ाते हैं तो जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, बढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल बताया था कि मास का होना ज्यादा जरूरी है। अगर मास ज्यादा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा।
ये बताया अगर मान लीजिए मास अगर कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अगर वही बात करते हैं हम डिस्टेंस की, मतलब क्या, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब क्या कि ये दो ऑब्जेक्ट हैं, अगर दोनों के बीच का अगर डिस्टेंस को अगर ज्यादा करते हैं तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल के केस में क्या हुआ, जस्ट उल्टा होता है। लेकिन वही अगर डिस्टेंस को अगर नजदीक कर देते हैं, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहाँ नजदीक कर दिए, तो नजदीक करने से क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, ज्यादा हो गया। अगर दूर कर देते ऑब्जेक्ट को तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इन्होंने दो चीज बताया। अगर हम कंबाइन करते हैं दोनों क्वेश्चन को, अगर लिखते हैं इसको लिखेंगे क्या, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों क्वेश्चन को अगर कंबाइन करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा मैथमेटिकली वो आएगा एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम इंटू स्मॉल एम बाई डी स्क्वायर। ये आया। फिर हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं तो उसके बाद हम लोग क्या लगाते हैं, एक कांस्टेंट। तो अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल को हटाते हैं और इक्वल टू देते हैं तो उसके बाद एक कांस्टेंट लगता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल जी। ये हो जाएगा एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। और यहाँ जो जी जो कांस्टेंट लगा है, हेयर जी इज नॉन एज, क्या इसको बोलेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद रखिएगा यहाँ पर जो कैपिटल जी है उसको हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। और इसका जो वैल्यू होता है, जो इसका वैल्यू होगा वो होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब इसका यूनिट क्या होगा वो मैं बताऊंगा, इसका यूनिट मैं बता दूंगा आपको कि कैसे निकलेगा। तो ये जो जी का जो वैल्यू दिए थे, वो जो वैल्यू दिए थे उस साइंटिस्ट का नाम था हेनरी कैवेंडिश। उन्होंने क्या किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किया और उन्होंने कैपिटल जी का वैल्यू दिया, ठीक ना। मैं इसका यूनिट बताऊंगा अभी। तो देखिए इसका कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या कि यहाँ पर आप मास को तो चेंज कर दीजिएगा, यहाँ पर मास को आप चेंज कर दीजिएगा, डिस्टेंस को भी चेंज कर दीजिएगा, लेकिन जो जी का वैल्यू है वो चेंज नहीं करेगा। वो हमेशा क्या होगा, 6.673 इंटू 10⁻11 यूनिट होगा, है ना। ये यूनिट क्या होगा वो मैं बताऊंगा। जैसे मान लीजिए अगर वहीं से अगर हम जी निकालना चाहते हैं, आप यहाँ पर देख लीजिए इसको, अगर हम जी निकालना चाहते हैं वहां से अगर निकालेंगे, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, मैं इधर लिख दे रहा हूं। अगर जी निकालते हैं तो वहां से अगर जी निकालेंगे तो जी इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू क्या, डी स्क्वायर, एफ इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एम इंटू एम। तो ये आपका जो फॉर्मूला हो गया, किसका फॉर्मूला हो गया, कैपिटल जी का। जी इक्वल टू क्या होगा, एफ इंटू डी स्क्वायर बाई क्या हो, एम इंटू स्मॉल एम। अब देखिएगा इसका यूनिट लिखना होगा, यूनिट अगर लिखते हैं इसको हम एसआई यूनिट भी बोल सकते हैं इसको हम लोग। अब देखिए इसका एसआई यूनिट कैसे होगा, हम लोग जानते हैं फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन इंटू डिस्टेंस है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग किसमें लेते हैं, मीटर में या सेंटीमीटर में लेते हैं, लेकिन हम यहाँ क्या ले रहे हैं, एसआई यूनिट ले रहे हैं। तो इसका यूनिट हो जाएगा क्या, मीटर स्क्वायर। और जो मास है, ये मास है, इसका यूनिट क्या होगा, केजी। तो एक और मास है तो केजी इंटू केजी क्या हो जाएगा, केजी स्क्वायर। तो जिसका यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो साइन क्या चेंज हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। तो ये इसका क्या था, ग्रेविटेशन कांस्टेंट का वैल्यू है, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस 2। और जब अगर फोर्स निकालना होगा कितना फोर्स लग रहा है तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, एफ इक्वल टू जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, है ना। तो ये फर्स्ट टॉपिक था आपका, इसे हम न्यूमेरिकल करवाएंगे, है ना। तो आप इसको पूरा लिख लीजिए, उसके बाद हम इसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाते हैं, ठीक, लिख लीजिए न्यूमेरिकल को। तो जो पहला न्यूमेरिकल है ये 2 नंबर का है क्वेश्चन, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट करके क्वेश्चन पूछता है क्लास 9 में। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 बॉल। 2 बॉल के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। सबसे इजी क्वेश्चन है, सबसे इजी वे में लेके जा रहे हैं हम आपको। तो जैसे मान लीजिए कि 2 बॉल है, जिसका मास, इसका भी मास 1 कीजिए, इसका भी मास 1 कीजिए, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना 0.5 मीटर है। तो बोला है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है इसके बीच में। तो चलिए हम उसको निकालते हैं। तो निकालने से पहले हमको लिखना पड़ेगा कि गिवन क्या दिया हुआ मेरे पास।
तो गिवन दिया हुआ है, मास मान लेते हैं कि m का मास लेते हैं 1 kg, इसका मान लेते हैं मास m दिया हुआ है, वो भी क्या ले रहे हैं 1 kg। जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा 0.5 डिवाइड बाई कितना 10, तो सॉल्व करें तो 1/2 मीटर होगा। और हम लोग जानते हैं क्या कि जी का वैल्यू कितना होता है, जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2। चलिए अब हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू अगर फॉर्मूला लेंगे तो हम लोग जानते हैं क्या है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इक्वल टू होता है जी एम इंटू एम डिवाइडेड बाई क्या डी स्क्वायर। तो इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो जी हम लोग जानते हैं क्या होता है 6.67 इंटू 10 कितना -11, ये भी 1 दिया हुआ है, ये भी 1, सबसे यही क्वेश्चन है ये। और डी दिया हुआ, डी कितना दिया हुआ है 1/2, तो ये 1/2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा। अब इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आएगा 6.67 इंटू 10⁻11, 1 है तो 1 हो जाएगा, और ये 1/2 का अगर स्क्वायर करिएगा तो 1 बाई क्या होगा 4, और ये 4 क्या होगा ऊपर चला जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 7 4 जा कितना होगा 28, 7 4 जा 28, 6 4 जा 24, 24 और 2 26, 2 हो, फिर 6 4 जा 24, 24 और 2 26.68, और ये हो गया इंटू 10⁻11, और फोर्स का यूनिट कितना होता है न्यूटन। तो इतना होगा आपका कितना, इतना आपका फोर्स लगेगा। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो क्या है 26 इंटू 68 इंटू 10⁻11, मतलब यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो क्या है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही क्या है ज्यादा नहीं, बहुत ही कम है, बहुत ही कम फोर्स लग रहा है। और कम फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि दोनों का जो मास है वो क्या है कम है, तो फोर्स कम लग रहा है, मतलब इसका जो इम्पैक्ट है वो हमको दिखाई नहीं देगा, है ना। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की, जैसे मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन आपको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की हम लेकिन न्यूमेरिकल बताएंगे, तो ये आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाना है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने बोलेगा या आपको जी निकालने बोलेगा, तो आपको क्या करेगा इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके आपको निकालना होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन और बताते हैं हम थोड़ा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को लेकर, इसको आप लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को देखिए, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन उससे थोड़ा सा चेंज है, डेटा चेंज यहाँ पर है। हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फिर से वही फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो सपोज कीजिए कि एक अर्थ लिए और एक मून लिए, तो मान लीजिए कि जैसे अर्थ है तो मास ऑफ अर्थ को मान लिया कितना 6 इंटू 10⁻24 kg, क्योंकि ये ज्यादा होगा, क्योंकि अर्थ है तो ऑब्वियसली इसका मास ज्यादा होगा। मून का मास मान लेते हैं, मास ऑफ मून लेते हैं 7.4 इंटू 10⁻22 kg। तो हमको इसके बीच का निकालना है कि कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर है। तो हमको इसका बीच में फोर्स निकालना है, तो वैसा ही सिंपल निकालेंगे, हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, फॉर्मुला पुट करते हैं। आप लिख लीजिए क्या क्या गिवन दिया हुआ है, एफ इक्वल टू क्या होता है जी एम इंटू यहाँ पर ले लेते हैं क्या एम ई मतलब क्या मास ऑफ अर्थ इंटू एम मतलब मास ऑफ मून डिवाइडेड बाय क्या होगा डी स्क्वायर। ठीक, फिर आप क्या कीजिए वैसा ही वैल्यू पुट कीजिए, एफ इक्वल टू क्या, हमको इसका वैल्यू पता है 6.67 इंटू 10 कितना -11 इंटू मास ऑफ अर्थ दिया हुआ कितना 6 इंटू 10⁻24 हो जाएगा, इंटू मास ऑफ मून दिया हुआ 7.4 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाई हो जाएगा क्या, डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, डी मतलब दिया हुआ है 3.84 इंटू 10 कितना 5 का होल स्क्वायर, है ना। आप क्या करना है यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए जो न्यूमेरिकल है वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं, है ना, क्योंकि यहाँ से कैलकुलेशन है। देखिए आप कैसे कैलकुलेशन करना है, आपको ये कैलकुलेशन आप ही को करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आप क्या कीजिए, सिर्फ जो नंबर है और जो नंबर है उसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर भी क्या कीजिए 3.84 है तो उसका स्क्वायर कीजिए, और 10⁵ है का स्क्वायर तो 10⁵। आपने एक्सपोनेंट में पढ़ा है कि 10⁵ है उसका स्क्वायर करेंगे तो जो पावर होता है वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। 5 10 कितना होगा 5 कितना 10। वैसा ही क्या कीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डेटा लिख लीजिएगा, फिर 10⁻11 10⁻24 10⁻22। तो एक्सपोनेंट में पढ़ा है क्या, सबका बेस क्या सेम है, तो पावर क्या जाएगा ऐड जाएगा, तो पावर को आप ऐड कीजिएगा। वैसा ही इस डेटा को क्या कीजिएगा 3.84 को स्क्वायर कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। जब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो मैंने जब इसको सॉल्व किया, ये सॉल्व आपको करना है, नहीं होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 2 इंटू 01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, है ना। जब इसको सॉल्व कर लिएगा, सॉल्व जैसे बताया वैसे ही कीजिएगा, तो इसका फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है वो निकलेगा 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन। तो देखिए जो फर्स्ट केस में जो फोर्स आया था वो 10⁻
11 नेगेटिव में आया था, लेकिन यहाँ पर जो फोर्स है वो है 10⁻20 न्यूटन, मतलब बहुत ही ज्यादा होता है फोर्स, है ना। तो फोर्स ऐसा ज्यादा क्यों लग रहा है, क्योंकि दोनों क्या है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, मतलब दोनों का जो मास है वो क्या बहुत ही ज्यादा है ना। दोनों का जो बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, है ना। तो याद रखिएगा कि मास ज्यादा होने के कारण क्या होगा, फोर्स भी ज्यादा होगा, और डिस्टेंस को अगर हम लोग बढ़ाते हैं तो फोर्स का जगह कम होगा, और डिस्टेंस को घटाएंगे तो फोर्स का जगह ज्यादा हो जाएगा। तो ये आपको इस टाइप से न्यूमेरिकल देगा, आपको क्या करेगा, न्यूमेरिकल को चेंज कर देगा। अगर मान लीजिए थ्योरेटिकल के रूप में भी देगा तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको समझना है कि क्या क्या दिया हुआ है, और आपको सिर्फ इसी फॉर्मूला का अप्लाई करना है, आसानी से बना लेना है ना। तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एक और क्वेश्चन पिछले 2-3 साल से रिपीट कर रहा है, मैं आपको उसको भी बता देता हूं, आप इसको लिख लीजिए। एक लास्ट क्वेश्चन जो अलग टाइप का है। अब देखिए थर्ड केस में कैसा आपको न्यूमेरिकल देगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर रहा है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे सपोज कीजिए कि 2 बॉडी है, एक का मास कैपिटल एम है, तो दिख नहीं रहा आपको होगा, इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम है, इसका मास मान लीजिए स्मॉल एम है ना। तो इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो F0 है, दोनों के बीच में फोर्स F0 है, और डिस्टेंस क्या है, D है। तो अगर मान लीजिए कि डिस्टेंस को अगर बढ़ा दिए, दैट मीन्स 2D कर दिए या 3D कर दिए, तो फोर्स कितना बढ़ेगा वो हमको निकाल कर दिखाना है। तो हम जानते हैं फर्स्ट केस के लिए निकालते हैं, केस 1 के लिए। तो केस 1 में आप देखिएगा कि केस 1 में तो हम लोग जानते हैं वैसा ही होगा फोर्स। केस 1 के लिए निकालेंगे तो फोर्स जो होगा F होगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G M इंटू क्या, M डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, D स्क्वायर होगा, है ना। F0 क्यों माना है। अगर वही हम बात करते हैं केस 2 की, कि अगर डिस्टेंस को हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं 2D, तो देखिए फोर्स क्या जाएगा, F0 क्या जाएगा, F0 इक्वल क्या जाएगा, सॉरी F0 ही निकालते हैं हम लोग। F0 क्या हो जाएगा, G मास तो वैसा ही चेंज नहीं कर रहा है, दोनों का मास वैसा ले रहे हैं, M डिवाइडेड बाई D को मान लेंगे क्या, 2D का क्या जाएगा, स्क्वायर, ठीक ना। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो G M बाई क्या होगा, M डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर कितना, 4, क्या D स्क्वायर। तो यहां से अगर निकालते हैं तो यहां पर क्या जाएगा, 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/4 G M डिवाइडेड बाई क्या, D स्क्वायर। फिर इसको लिखेंगे क्या, इसको लिख देंगे क्या, 1/4 इक्वल टू 1/4, और ये जो डेटा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, F0, तो ये जगह ये F0। तो इस केस में जो फोर्स निकला इसको आप F1 मान लीजिए, F1 मान लीजिए इसको। F1 यहां जो निकला वो कितना निकला, 1/4 F0। ये आपको दिखाना पड़ेगा रिजल्ट। दैट मीन्स क्या कि अगर हम डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, 2D कर रहे हैं, तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है ना, 1/4 हो जा रहा है, तो फोर्स क्या है, 4 टाइम्स डिक्रीज कर जा रहा है। लेकिन वही अगर हम बात करते हैं केस 3 की, केस 3 में देखिए, अगर हम निकालते हैं केस 3 के लिए, मान लीजिए फोर्स F2 निकल रहा है, F2 इसके लिए मान रहे हैं, तो ऐसा ही होगा G M डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है वो क्या हो जा रहा है, 3D हो जा रहा है, तो 3D का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो यहां से जाएगा G M 3 का स्क्वायर कितना, 9, ये D स्क्वायर। जब इसको आप सेपरेट कीजिएगा तो 1/9 हो जाएगा G M डिवाइडेड बाई क्या, D स्क्वायर। तो यहां पर जो F2 निकलेगा वो क्या जाएगा, 1/9, और ये डेटा को लिखेंगे क्या, F0। दैट मीन्स क्या कि अगर मान लीजिए कि अगर डिस्टेंस को अगर हम 3 गुना मतलब 3D कर दे रहे हैं, डिस्टेंस को 3 गुना अगर बढ़ा दे रहे हैं, तो जो फोर्स है वो 9 टाइम्स क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो यहां से अगर आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो देखिए क्या हो रहा है कि डिस्टेंस को अगर डबल कर रहे हैं तो जो फोर्स है वो 4 टाइम्स क्या हुआ, डिक्रीज कर दिया है, मतलब स्क्वायर जितना था 2 का स्क्वायर कितना, तो 4 हुआ, तो 4 टाइम्स क्या हुआ, डिक्रीज कर दिया। वही अगर हम बात करते हैं 3D की, 3D में तो 3 गुना किए, तो जो फोर्स है वो क्या हुआ, 9 टाइम्स क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। वैसे अगर किसी की बात करेंगे कि अगर फोर्स को अगर मान लीजिए डिस्टेंस को अगर 5 गुना कर दिए, तो 5 गुना तो 5 का स्क्वायर कितना हो, 25, दैट मीन्स 25 टाइम्स वो क्या जाएगा, फोर्स डिक्रीज कर जाएगा, है ना। तो कभी कभी आपको न्यूमेरिकल स्टेप से मिलेगा तो आपको क्या करना है, आसानी से बनाना है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स का, है ना। तो चलिए ये था आपका न्यूमेरिकल, पहला टॉपिक का पूरा न्यूमेरिकल में बता दिया, उसका थ्योरी बता दिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्री फॉलिंग
या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये सब क्या होता है ना। तो चलिए इतना आप कर लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि आखिर ये हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक, थैंक यू।